हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे सेक्शन 35E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो बात किसके बारे में करता है, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेज फॉर प्रोस्पेक्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्टन मिनरल्स। जस्ट इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब एमोटाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस जो एसएससी करता है किसके लिए, प्रोस्पेक्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्टन मिनरल्स। सर्टन से यहाँ पे वर्ड करिए सर्टन। प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है, खोज करना। प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है, खोज करना, या तो ड्रिलिंग के थ्रू, मेनली ड्रिलिंग के थ्रू ही जो डिपॉजिट्स होते हैं, मिनरल के जो डिपॉजिट्स होते हैं, अगर जो कंपनी जो एसएससी इंगेज है किसमें, जो अगर खोज करती है मिनरल्स की, जो धरती के नीचे हमारा दबा होता है, तो उसमें अगर जो हमने खर्च करे हैं तो वो क्या होगा, हमें अलाउ होता है, अमोटाइज होते हैं हम 10 साल तक। क्योंकि 10 साल तक इसलिए अमोटाइज का इन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ, क्योंकि इस टाइप में खर्चे बहुत अधिक होते हैं। मिनरल्स को ढूंढना, लोग समुद्र में भी तेल निकाल लेते हैं, वहाँ भी खोज चलती है भाई कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है तेल, मतलब कहाँ पे तेल है, यह ढूंढना बहुत बड़ा टिपिकल टास्क होता है और खर्चे बहुत अधिक होते हैं। तो वहाँ पर जो भी एसएससी ने खर्च करा है किसके लिए, मतलब मिनरल्स को खोजने के लिए या उसके डेवलपमेंट में जो भी खर्च हुआ है, तो वो क्या होगा, हमें 10 साल तक अलाउ होता है वो। यहाँ पर एसएससी सर्टन मिनरल्स की बात करी गई है। सर्टन मिनरल्स होता क्या है कि इनकम टैक्स में एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में टोटल जो लिस्ट है मिनरल्स की, 27 मिनरल्स का वहाँ लिस्टेड है। वहाँ पर जिसमें आता है कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, टीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, जिप्सम हो गया, कोल हो गया। इस ये सारे जो टोटल लिस्ट है, 27 लिस्ट हैं। अगर अगर एसएससी क्या करता है, इस मिनरल्स को खोजता है, वहाँ पर जो लिस्टेड हैं 27 जो मिनरल्स हैं, वो हमें क्या होता है, अलाउ होता है किस रेशियो में, 1/10 रेशियो में 10 साल तक। चलिए आगे बात करेंगे। अब एलिजिबल एसएससी कौन होगा, यहाँ पर पहली बात आती है। ये तो बात हो गई कि एमोटाइजेशन हम किस किस एक्सपेंसेस का करेंगे, किस मिनरल्स की खोज पे करेंगे, ये तो बात क्लियर हो गई। कब करेंगे, अब बात है एलिजिबल एसएससी। अब एलिजिबल एसएससी कौन होगा इसमें, दिस प्रोविजन अप्लाइज ओनली टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडियन कंपनी or other resident non-corporate taxpayer. In order to qualify for the amortization, assessors should be engaged in any operation relating to prospecting for extraction or the production of any minerals. अब एसएससी क्या होना चाहिए, एलिजिबल एसएससी। पहली बात आती है क्या कि इसमें इस जो एक्सपेंडिचर है अंडर सेक्शन 35E में कौन क्लेम करेगा, एलिजिबल एसएससी कौन होगा, या तो इंडियन कंपनी होगी। ये बात ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, वो क्या होगी, या तो इंडियन कंपनी होगी, या तो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर, वो भी क्या होगा, रेसिडेंट होगा। वो भी रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट नहीं हो सकता। अगर कंपनी है तो इंडियन कंपनी होगी। अगर एसएससी किस बिजनेस में इंगेज है, एसएससी किस इंगेज में बिजनेस है, यहाँ वो क्या करता है, एसएससी का जो बिजनेस है किस में वो इंगेज होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल्स, मतलब वो मिनरल्स की खोज कर रहा है। प्रोस्पेक्टिंग की जो मिनरल्स है उसका खोज कर रहा है ड्रिल के थ्रू, ड्रिल करके जो 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 जमीन के नीचे जो जो मिनरल्स होते हैं उसका खोज कैसे होता है, ड्रिलिंग के थ्रू ही होता है, करते हैं। उसका एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसका या तो उसको निकालेंगे या उसका प्रोडक्शन करेंगे। एसएससी की तीन बिजनेस में इंगेज हो सकता है जो एलिजिबल है। पहला तो एसएससी क्या होगा, इंडियन कंपनी होगा। अगर कंपनी नहीं है तो वो रेसिडेंट टैक्स पेयर होगा, इंडिया का, इंडिया और रेसिडेंट्स होगा। उसका किस बिजनेस में इंगेज होगा, या तो प्रोस्पेक्टिव में इंगेज होगा, प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, या प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स में। अब एलिजिबल एक्सपेंसेस क्या है, अब तो एलिजिबल एसएससी की बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आती है कि एलिजिबल एसएससी, आप बोलोगे भाई एलिजिबल एक्सपेंसेस क्या है, सॉरी, एलिजिबल एक्सपेंसेस क्या है। अब क्वेश्चन होगा एलिजिबल हम किस टाइप के एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। द नेचर एंड काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर क्वालिफाई फॉर अमोर्टाइजेशन आर, इट मस्ट हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन एंड any one or more of 4 years immediately preceding the year.
दूसरा है, इट मस्ट बी इनकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन एनी ऑपरेशन रिलेटिंग टू द प्रोस्पेक्टिंग ऑफ एनी मिनरल्स ग्रुप ऑफ सर्टन मिनरल्स लिस्टेड इन शेड्यूल 7 शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑन और ऑन डेवलपमेंट ऑफ माइंस और नेचुरल डिपॉजिट्स ऑफ एनी मिनरल्स ऑफ ग्रुप एसोसिएट्स। देखिए यहाँ पर अब बात क्या आती है कि एलिजिबल एक्सपेंसेस क्या होगा, और हम एक्सपेंसेस कब इनकट करना होगा कि जो हम 10 साल तक मोटाइज कर रहे हैं वो कब तक वो खर्चे क्या होंगे और हम खर्चे कब इनकट करने होंगे। पहला और दूसरा क्वेश्चन तो ये आता है, जो खर्चे किए होंगे हमने क्या होगा, खर्चे कब करेंगे। पहला क्वेश्चन, जिस साल हमने कमर्शियल प्रोडक्शन करा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि हमने खर्चे कब किए होंगे, जो हमें अमोर्टाइज होगा 10 साल तक, वो खर्च हमने कब करा होगा। तो यहाँ पे जो सेक्शन 35E बोलता है कि हमने जिस साल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है अगर खर्च उस साल होना चाहिए, या उसके पिछले 3-4 साल में, जस्ट इमीडिएट 4 ईयर्स की बात करता है वहाँ पर, अगर 4 साल के अंदर हमने जिस साल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ उसके 4 साल के अंदर हमने क्या करा है, कोई खर्च करे हैं, किसमें, किसके लिए, मिनरल्स की खोज के लिए या साइट के माइंस के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो वो खर्चे हमें अलाउ होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि वो खर्चे क्या होंगे, वो खर्चे क्या होंगे। तो जो हमने खर्चे करे हैं किसके लिए, वो क्या होली एक्सक्लूसिवली फॉर द रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ, किसके लिए खर्च होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल्स। हमने होली और एक्सक्लूसिव किसके लिए होना चाहिए, मिनरल्स की खोज के लिए खर्च होना चाहिए। वो कौन सा मिनरल्स है, जो मिनरल्स लिस्टेड हैं कहाँ, 7 शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। 7 शेड्यूल में कितने मिनरल्स हैं, मैं जैसे मैंने पीछे बताया था 27 मिनरल्स वहाँ पर लिस्टेड हैं, जिसमें क्या होता है आपका, फिर वन सेकेंड बोल देता हूँ, गोल्ड होता है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, यूरेनियम होता है, टीन होता है, कोल होता है, इस टाइप के टोटल नंबर्स ऑफ जो मिनरल्स हैं 27 मिनरल्स हैं जो लिस्टेड है वहाँ पर। अब एसएससी को क्या करना चाहिए, होली एक्सक्लूसिवली को प्रोस्पेक्टिव मतलब मिनरल्स की खोज में खर्च करना चाहिए, या तो किस लिए खर्च करा होगा, ये जो साइट है माइन है उसके डेवलपमेंट में खर्च करा होगा, कि वहाँ पे हम स्ट्रेट करने योग्य बना। डेवलपमेंट क्या होता है कि जो जहाँ पे अगर मिल गया, जो अगर मिनरल्स मिल गए तो वहाँ पर वो उस साइट को डेवलप करना, इस टाइप से करना कि हम वहाँ से क्या करें, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ें खर्च अलाउ होगी, या तो डेवलपमेंट में, माइंस के डेवलपमेंट में, या तो प्रोस्पेक्टिव में खर्च होना चाहिए। यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, या तो प्रोडक्ट क्या क्या होगा यहाँ पर, या जो एक्सपेंडिचर हमने इनकर्ड करे हैं वो 2 टाइप के खर्चे होने चाहिए जो हमें अमोर्टाइज होगा 10 साल तक। क्या होगा वो, या तो प्रोडक्शन, या तो हमने क्या करा है, प्रोस्पेक्टिव में खर्च करा है, या हमने क्या करा है उसको प्रोस्पेक्टिव में खर्च करा है, या तो माइंस के डेवलपमेंट में खर्च करा है, डेवलपमेंट ऑफ माइंस। किस पे खर्च कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग किस पे, मिनरल्स की खोज के लिए, या तो उस साइट जहाँ अगर मिनरल्स अगर मिल गया है, मिनरल डिपॉजिट्स का पता लग गया कि भाई इस जगह पे मिनरल डिपॉजिट्स हैं, तो उसको साइट को वहाँ डेवलप करना पड़ेगा, हाँ, कि हम उसको वहाँ ज़मीन के अंदर से उसको कैसे निकालें। तो वो डेवलप में जो भी खर्चे होंगे वो हमें अलाउ होगा। किस एलिजिबल एक्सपेंसेस में 2 टाइप के खर्चे, प्रोस्पेक्टिंग और डेवलपमेंट ऑफ माइंस का। और हम एक्सपेंसेस कब इनकर्ड करना होगा, जिस साल हमने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करा है या उस साल खर्च करा है, या तो उसके इमीडिएट 4 साल के पीछे, मतलब जो हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करा है उसके 4 साल के हमने पीछे हमने खर्चे करे हैं। अब आता है क्या है, एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन। तो बात होगी हमने एलिजिबल क्या होगा, हमने जो क्लेम कर जो हमें एलिजिबल है, एलिजिबल एक्सपेंसेस क्या है। अब आगे बात करता है क्या कि अगर एसएससी इंगेज है प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल्स में, तो उसमें कुछ खर्चे हैं जो हमें अलाउ नहीं होंगे। वो क्या है समझते हैं। एनी पर्सन ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी and salvage compensation or insurance money realized by the assessee in respect of any property right brought into existence as result of the expenditure should be excluded from the amount of expenditure qualified amortization। हम इसमें मेनली क्या है कि जो भी खर्चे हमने करे हैं वहाँ किसी थर्ड पार्टी से उसका
रिम्बर्स नहीं होना चाहिए, या तो सेल के थ्रू, किसी सेल के थ्रू हो, या इंश्योरेंस के थ्रू हो, या डायरेक्ट किसी अथॉरिटी के। यार मान लें अब जो खर्चे हमने करे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट उस खर्चे को बोली कि आप मिनरल्स को खोज करो, जो ऐसी कंपनी को बोलती है, जो इंडियन कंपनी है, कि आप मिनरल्स को खोज कीजिए, और जो खर्च होगा वो गवर्नमेंट आपको रिम्बर्स कर देगी। तो यहाँ पर मतलब कुल करने का मतलब यहाँ पर ये है, ओवरऑल क्या है कि जो भी खर्च कर रहे हैं, जो एसएससी ने जो भी खर्च करे हैं, वो क्या होगा, वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा उसको रिम्बर्स नहीं किया जाएगा, ये तो या तो थ्रो या कंपनसेट नहीं किया जाएगा। मतलब वही खर्चे अलाउ होंगे जिसका जिसको जो कंपनसेट नहीं हो सकता, जिसमें इंश्योरेंस रिसीव नहीं हो सकता, या तो जिसको गवर्नमेंट या इसके किसी के द्वारा रिम्बर्स नहीं हो सकता, किसी के द्वारा रिम्बर्स नहीं हो सकता, तो वही खर्चे अलाउ नहीं होंगे। मतलब जो खर्चे एसएससी ने इनकर्ड करे हैं वो किसी के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के द्वारा खर्च नहीं होगा। मतलब खर्च किसके द्वारा होगा, एसएससी के द्वारा ही वो खर्च होगा। आई होप समझ में आ गई होगी कि जो हमने एसएससी ने खर्च करा है वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा उसको मेट आउट नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। या तो गवर्नमेंट ने दे दिया, किसी थर्ड पार्टी ने दे दी, या तो इंश्योरेंस से हमें रिलाइज हो गया। मतलब एसएससी को खुद सारे खर्च करने हैं और उसको कहीं से उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा, वही खर्चे अलाउ होंगे। दूसरी बात आती क्या है कि फर्दर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैज बीन मेड टू द इफेक्ट दैट द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस डू नॉट क्वालिफाई विद अमोर्टाइजेशन एट ऑल। अगर हमने क्या करा है कि कुछ खर्चे हैं कि वहाँ पर जो हमें अलाउ नहीं होंगे, कि हमने अगर साइट को एक्विजिशन के लिए अगर कोई पहले से पता लग गया कि इस जगह पे मिनरल्स हैं, उसको साइट को एक्वायर करने उस साइट को अगर हमने एक्वायर कर लिया कुछ पैसे देके, तो वो खर्चे हमें अलाउ नहीं होंगे। वो खर्चे हमें अलाउ नहीं कर, साइट को हमें एक्वायर कर लिया कि अगर जिस जगह पे अगर मिनरल्स है उस अगर साइट को एक्वायर करने में जो खर्चे होंगे वो हमें अलाउ नहीं होंगे। उसके बाद आता क्या है अगर मान लें कहीं पता हो गया कोई मिनरल्स डिपॉजिट है, अगर उसको हमने एक्वायर करा है, अभी तो मैंने साइट की बात करी थी, और उसके बाद आता है क्या है, जो मिनरल्स डिपॉजिट्स हैं अगर उसको एक्वायर करा है तो भी खर्चे अलाउ नहीं होंगे। अगर उसके बाद क्या है कि जो भी हमने खर्च करे हैं उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज परमिसिबल नहीं है, मतलब अलाउ नहीं होगा, वो डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। वो जो भी खर्च हमने करे हैं उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो कुल मिला के इसको दोबारा समझे, द फॉलोइंग प्रोविजंस हैज बीन मेड टू स्पेसिफिक to the effect that the following items of expenses do not qualify for amortization at all. The expenditure at all तरीक भी हमें अलाउ नहीं होगा, amortize नहीं होगा, क्वालिफाई नहीं करेगा amortization के लिए। क्या है, the expenditure incurred on acquisition of sites, expenditure incurred on acquisition of sites of the source of any minerals or group of associates minerals stated above or ऑफ एनी राइट इन और ओवर सच साइट। मतलब हमने एक पोजीशन क्या करा है, जो हमने एक अभी जस्ट डिस्कस करा कि हमने साइट पे कोई अगर एक्वायर कर रहा है मिनरल्स को निकालने के लिए, अगर उस पर हमने कोई साइट पे राइट एक्वायर की है कि हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, या तो वो खर्चे हमें जो हमने एक पोजीशन पे खर्च करे हैं वो हमें अलाउ नहीं होगा। आगे बात करता है द एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड मिनरल्स रेफर्ड अबव और टू एनी सच राइट इन और ओवर सच डिपॉजिट्स। अगर हमने मिनरल डिपॉजिट्स पे अगर क्या कर एक्वायर करा है कि जो पता लगे साइट पे है, अगर उसमें कुछ डिपॉजिट को हमने बोला कि खर्च करें कि हम एक्वायर करेंगे वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो भी हमें अलाउ नहीं होगा इस टाइप के खर्चे। आगे बोलता है expenditure of capital nature in respect of any building machinery plant or furniture for which depreciation allowance is permissible under section 32। अगर हमने क्या करता है कि अगर बिल्डिंग पे खर्च करे हैं, मशीनरी पे खर्च करे हैं, प्लांट मशीनरी फर्नीचर पे खर्च करे हैं, तो वो हमें अगर उस पर डिप्रिसिएशन अगर हमने क्लेम करना है
32 में, तो भी खर्चे हमें अलाउ नहीं होंगे। मतलब कुल मिलाकर जो एसेट्स में हमने डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है वो भी क्वालिफाई नहीं करता एमोर्टाइजेशन के लिए अंडर सेक्शन 35E में, कि जो भी खर्चे हमें क्लेम करा है डिप्रिसिएशन के लिए अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मतलब जिस पे हमने डिप्रिसिएशन चार्ज करा है उस एसेस पे हम वो खर्चे हमें अलाउ क्वालिफाई नहीं होंगे किसके, एमोर्टाइजेशन के लिए। आई होप ये जो क्या एलिजिबल एसेसिस समझ में आ गई होगी बात, एलिजिबल एक्सपेंसेस समझ में आ गया होगा, एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड फॉर द डिडक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अब होता क्या है कि ये तो तीन बातें तो हो गई, एलिजिबल एसेसी कौन है, एलिजिबल एक्सपेंडिचर क्या है, जो एक्सपेंसेस नॉट टू बी अलाउड वो क्या है। अब होता है अमाउंट ऑफ डिडक्शन, हमें डिडक्शन कितना मिलेगा, हमें डिडक्शन कितना मिलेगा। जैसे मैंने टॉपिक स्टार्ट करने टाइम ही बोल दिया था कि यहाँ पे जो अमोर्टाइज करेंगे 1/10 रेशियो में करेंगे, तो उसको वही बात बोली गई यहाँ पे। द असेसी विल बी अलाउड फॉर ईच ऑफ द 10 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर अ डिडक्शन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 1/10 ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर। जो हमने खर्च करे हैं, जो हमें एलिजिबल एक्सपेंसेस है जो हमने ऊपर डिस्कस करा, उसका हमें क्या होगा 1/10 अलाउड होगा। 1/10 मतलब 10 साल तक हमें अलाउ होगा 1/10 रेशियो में। एक कब जो हमने एलिजिबल एक्सपेंसेस है वो हमें 1/10 करके कब तक अलाउ होगा, आगे 10 सालों तक अलाउ होगा। किस साल से, जिस साल से हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करा उस साल से, और उसके आगे 9 साल तक। और तो 10 आगे बोलता है 10 डिडक्शन इज टू बी अलाउड फॉर एनी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर is 1/10 of expenditure or such amount as will reduce to nil the income of the previous year arising from the commercial exploration of any minerals or other natural deposits of minerals or minerals in group of associate minerals in respect of which expenditure were incurred। अगर हमने क्या 1/10 रेशियो, सपोज हमारा जो आ गया, इसको एग्जांपल के थ्रू समझे, अगर 1/10 हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो गया, हम आपका 50,000 खर्च करा है, और यहाँ पे अमाउंट एज विल रिड्यूस टू नील द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर arising from the commercial exploration of any minerals or other natural deposits of the minerals in groups of associate minerals in respect of incurred expenditure was इनकम हमने कम अर्न कर रहा है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इनकम, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ द डेट इनकम वो हमारा क्या होगा, एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। यहाँ पर बात कर रहा था ये दोनों में, ए और 1 और 2 में which फिगर इज लेस, दोनों में हमने 1/10 एक्सपेंडिचर हमारा कितना है 50,000 रुपये का। अगर हमने क्या करा है, जो हमने इनकम अर्न कर रहे हैं कितने कर रहे हैं 25,000 रुपये, हमने इनकम जो अर्न कर रहे हैं 25,000 किससे, कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन से, जो मिनरल्स का हमने कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन करा है उससे हमने इनकम कितना का आया है 25,000 का इनकम आया है। तो हुई ये दोनों में जो कम होगा वही हमें अलाउ होगा, वो दोनों में कम होगा हमें वही अलाउ होगा। सपोज यहाँ पर अगर हमने एक्सपेंडिचर किया 50 लाख रुपये 50,000 रुपये का, और हमने हमारा इनकम कितना हो गया 25,000 का, इनकम हमारा है किससे, मिनरल एक्सप्लोरेशन से हमें इनकम कितना आया 25,000 रुपये का। हमने 1/10 हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 1/10 एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो गया, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 50,000 रुपये हो गए। तो ये हमारा 25,000 माइनस एक्सेस हम क्लेम नहीं कर सकते, यहाँ 25,000 एक्सेस आ गया ना, ये क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कैपिंग लगा दें कि एक्सपेंडिचर हम कहाँ तक कितने तक कर सकते हैं 25,000 रुपये इनकम तक ही कर सकते हैं। हमारा इनकम क्या हो जाएगा, यहाँ पर नील हो जाएगा, हमारा इनकम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सपेंडिचर को अलाउ करने के बाद जो 25 टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम हमें क्या होगा, ये हमारा नील हो जाएगा। अब आगे बात करता है कि जो 25,000 रुपये हमें 25,000 तो हमने टोटल कितने खर्च करे थे, हमने करे थे 50,000 रुपये खर्च, हमने 50,000 करे थे, जिसमें 25,000 हमने अलाउ क्लेम कर लिया, और हमें क्या करा है 25,000 हमें अलाउ नहीं हुआ है। तो उसके बारे में ये आगे बात करता क्या है कि ये 25,000 रुपये हमें आगे 10 साल आगे के सालों में अलाउ हो जाएगा,
आगे के साल में अलाउ होगा। अगर वो मतलब जो अगले साल हम कितना क्लेम कर सकते हैं, अगर ये 10, ये हमारा जो 1/10 का रेशियो था, जिस साल कमर्शियल प्रोडक्शन हुआ उस साल और उसके आगे के 9 साल में हमें अलाउ होता है। तो यहाँ पे 50,000 रुपये हमें 50,000 रुपये भी हमें अगले साल क्लेम करने हैं। नेक्स्ट ईयर में हमें क्लेम कितना करना है, 50,000 रुपये हमें क्लेम करने हैं। अब उसमें जो 25,000 हमने जो क्लेम नहीं करा था, 25,000 तो हमें अलाउ हुआ था, 25,000 हमने क्लेम नहीं करा था, वो हमारा ये ट्रांसफ़र होके यहाँ आ जाएगा। अगले साल हम क्या करेंगे, ये 25 साल तक अगले साल हम इसको अलाउ क्लेम करेंगे, कितना 75,000 हम क्लेम करेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर हमारा 1/10 रेशियो जो हमारा अधिक है और इनकम हमने कमर्शियल प्रोडक्शन से हमारा मिनरल्स कमर्शियल एक्सप्लोरेशन से हमारा इनकम कम हो रहा है, तो ये हमारा जो खर्चे हमने जो अमोर्टाइजेशन हमें कम हुआ है अगले साल में हमें मिलता रहेगा। बट यहाँ पर इन्होंने कैपिंग लगा दी कि ये हमें कब तक मिलेगा, 10 साल तक ही क्लेम कर सकते हैं, मतलब अगले 9 साल तक ही क्लेम हम इस टाइप के कर सकते हैं। चलिए आगे बात समझते हैं इसको। आई होप ये समझ में आ गया होगा। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन admissible in respect of any relevant previous year to the extent to which it remain unallowed shall be carried forward and added to the installment relating to the previous next following years shall be deemed to be the part of the installment and so on for the 10 previous year beginning from the year of commercial production। वही बात करा यहाँ पे, डिडक्शन परमिसेबल है हमने, अगर कि जो अनअलाउड है वो कहाँ तक रहेगा, हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे किस साल तक, अगले साल में। और यह माना जाएगा कि अगले साल का डीम पार्ट है, जैसा हमने भी डिस्कस करा यहाँ पर। अगले 1/10 रेशियो और 50,000 था जो हमने अनक्लेम था, 25,000 रुपये हमारा 75 हो गया, वो हमारा इंस्टॉलमेंट माना जाएगा नेक्स्ट अगले के लिए। और ये हमारा ये सिलसिला अगर मान लीजिए हमारा इनकम कम होता है, किससे, जो बिजनेस एक्टिविटी आगे दी गई है, प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स या प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स से, या मतलब मिनरल एक्सप्लोरेशन से हमें इनकम कम होता है और जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो अधिक होता है, तो हमें टू द एक्सटेंट ऑफ क्या होगा, इनकम ही हमें एक्सपेंडिचर अमोर्टाइजेशन अलाउ होगा। जो हमें अलाउ नहीं हुआ अगले साल में वो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और अगले साल के इंस्टॉलमेंट में जो अनअलाउड एक्सपेंडिचर पिछले साल का है इंक्लूड हो जाएगा। और हमें ये सिलसिला हमें 10 साल तक चलता रहेगा। 10 साल तक के बाद हमें 10 साल तक हम क्लेम कर सकते हैं। 10 साल कब से, जिस साल हमने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करा है उस साल से 10 साल तक। अगर 10 साल में अगर एक अमोर्टाइज नहीं हो पाया तो आगे 10 साल के बाद अलाउ नहीं होगा, अमोर्टाइज नहीं होगा। अब यहाँ पर आगे बोलता है सर जो एक्सपेंडिचर हमने करा है, अगर एसएससी किस्म भी इंगेज है, प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल्स, प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स में अगर एसएससी क्लेम कहाँ करा है एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 35E में, तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करवाना होगा, ऑडिट करवाना होगा। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तब the provision with regard to the audit of accounts relating to the qualifying expenditure are similar to those applicable for the amortization preliminary expenses discussed earlier। इसमें क्या करना होगा, ऑडिट करवाना होगा। इस पे रिपोर्ट जाता है, इसका ऑडिट करना जरूरी है। अगर अब अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर कि अगर एसएससी किसी दूसरे कंपनी के साथ अमलगमेट हो गई या कोई कंपनी डिमर्ज हो गई, तो जो पिछले कंपनी ने खर्च करे थे क्या वो अमलगमेटेड कंपनी या रिजल्टेड कंपनी को अलाउ होगा? एकदम अगर आपका क्वेश्चन ये है तो आंसर यह है कि हाँ, जो खर्चे अगर अमलगमेटिंग कंपनी ने करे थे या जो खर्चे डिमर्ज्ड कंपनी ने करे थे वो खर्चे किसको अलाउ होंगे, अमलगमेटिंग कंपनी के केस में अमलगमेटेड कंपनी को अलाउ होंगे अगले 10 साल तक, मानो तो अमलगमेशन हुआ ही नहीं है। और जो खर्चे अगर डिमर्ज्ड कंपनी ने करे हैं वो खर्चे किसको अलाउ होंगे, रिजल्टिंग कंपनी को। अमलगमेटिंग कंपनी केस में किसको अलाउ होगा, अमलगमेटेड कंपनी को। डिमर्ज्ड कंपनी केस में किसको अलाउ होगा, रिजल्टिंग कंपनी को।
और यहाँ पर जो खर्चे क्या हैं, आगे बात बोलता है क्या है, ये तो बात हो गई अमलगमेटिंग कंपनी और अमलगमेटेड कंपनी, और उसके बाद आपका डिमर्ज कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी। अब आगे बात आती है फर्दर, नो डिडक्शन विल बी एडमिसेबल टू द अमलगमेटिंग और डिमर्ज कंपनी इन द ईयर ऑफ, जो वो कौन का क्लेम करेगा, क्लेम वो करेगा अमलगमेटेड कंपनी करेगी या तो रिजल्टिंग कंपनी करेगी। जिस साल अमलगमेशन हुआ है उस साल जो अगर क्लेम, उस साल का खर्च, अगर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका ये हो कि जी जिस साल अमलगमेशन हुआ है उस साल का जो एक्सपेंडिचर है 1/10 का क्लेम कौन करेगा, जिस साल अमलगमेशन हुआ है या जिस साल डिमर्जर हुआ है। तो आंसर है कि जिस साल अमलगमेशन हुआ है या जिस साल डिमर्जर हुआ है, अमलगमेशन केस में उस साल के खर्चे कौन क्लेम करेगा, अमलगमेटेड कंपनी जो नई कंपनी है वो। डिमर्जर के केस में रिजल्टिंग कंपनी करेगी खर्चे, ठीक है। फॉर द नो डिडक्शन विल बी एडमिसेबल टू द अमलगमेटिंग और डिमर्ज कंपनी इन द ईयर ऑफ अमलगमेशन और डिमर्जर्स। अब आगे बात आती है क्या है कि बोलोगे जी जो खर्चे, अगला क्वेश्चन होगा सर जो ये खर्चे जो हैं हमें अलाउ हुए हैं, जो हमने क्लेम करे हैं वो का अंडर सेक्शन 35E, क्या हम उसको खर्चे किसी और सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं? एकदम ना जी ना। एक जो एक्सपेंडिचर जो सेक्शन हमें 35E में अलाउ हुआ है वो खर्चे हमें कहीं और अलाउ नहीं होंगे। या जो खर्चे हमने एक साल में क्लेम हुआ है, हमने क्लेम कहाँ करा है, 35 अंडर सेक्शन 35E में एक साल में, किसी साल में, एक साल में नहीं, अगर कोई खर्चे हमने सेक्शन 35E में किसी साल में क्लेम करा है वो खर्चे दूसरे साल में हमें अलाउ नहीं होगा। मतलब जो एक्सपेंडिचर हमने अगर सेक्शन 35E में क्लेम करा है उसका क्लेम हम दूसरे सेक्शन में नहीं कर सकते। जिस डिडक्शन हमने अगर किसी साल में क्लेम करा है सेक्शन 35E का जो अमाउंट, वो अमाउंट हम दूसरे साल में क्लेम नहीं कर सकते। Where a deduction is claimed or allowed on account of amortization of the expenses under section 35E in any year in respect of expenditure, the expenditure in respect of which deduction is so allowed shall not again qualify for deduction from profit or gains under any provisions of the Income Tax Act for the same or any other assessment year. उसको दोबारे हम क्लेम नहीं कर सकते। आई होप आप लोगों को सेक्शन 35 का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।